नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक बसंत का द्वितीय पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने दादी माँ इस शीर्षक के द्वारा इस पाठ में दादी माँ के जीवन कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके कार्य कैसे हैं और उनके जीवन के द्वारा जीवन के विभिन्न रूपों को यहाँ प्रस्तुत किया है। हमारे अपने घरों में भी हमारी दादी माँ हैं। दादी माँ के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और उनका स्वभाव कैसा होता है, उन्हीं से जीवन में हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो आइए दादी माँ इस पाठ को पढ़ते हुए इसके विभिन्न जीवन के पहलुओं का अध्ययन करेंगे। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पूछे मुझे कमजोर और जरासी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरवस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। कवि ने यहाँ विभिन्न ऋतुओं का चित्रण करते हुए अनेक मौसम में भारतीय की क्या स्थिति है और जीवन में उनका क्या प्रभाव होता है, इसका वर्णन किया है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मौथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्यार की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ दे रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर उड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, ना धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अभी हमने पिछले चित्र में देखा था, दादी भी दिखाई दी थी। और भारत के विभिन्न ऋतुओं में हम घर में अपने घर कैसा भोजन करते हैं और ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके क्या क्या जीवन की स्थितियां होती हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो उसका यह चित्रण कवि ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्या टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग
कि दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। प्रिय बच्चों, यहाँ लेखक शिव प्रसाद सिंह जी दादी हमारे जीवन में हमारे साथ कितना प्रेम रखती है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है कि जब लेखक को बुखार आ जाता है तो दादी माँ कितना स्नेह करती हैं। आप और हम अपने घरों में भी ये देखते हैं, यदि हमारे घर में हमारी बूढ़ी दादी माँ है तो दादी माँ का कितना स्नेह हमें मिलता है। कवि ने यहाँ लिखा है कि पहले दादी माँ का सुंदर चित्रण किया, वो कैसे वस्त्र पहनी है, शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती पहने हुए हैं और उनके सफेद बाल हैं और उनसे पानी गिर रहा है। शीतलता आते ही उन्होंने सर पेड़ छुए और आंचल की गोड़ किसी अदृश्य शक्तिधारी। अतः दादी माँ के अपने कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो बच्चों के साथ उनके प्रेम में जुड़े रहते हैं। और माथे पर उन्होंने वो मिट्टी लगाई, कुछ मुंह में डाली और रात दिन चारपाई के पास बैठी रही। ये दादी माँ का अपने बच्चों के साथ स्नेह है कि वो लेखक जब बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है तो दादी माँ चारपाई के पास बैठी रहती हैं, पंखा भी जलाती हैं, हाथ पैर से कपड़ों से सहलाती हैं। ये और घर की अनेक चीजें पूछती रहती हैं कि अभी हांडी में पानी आया कि नहीं, और खिचड़ी कैसे बनी है, उसमें मूंग की दाल मिली है कि नहीं मिली है, कोई बीमार व्यक्ति के घर में सीधे जल्दी तो नहीं आ गया। और दादी माँ घर के अनेक कार्यों का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों को भी स्नेह देती हैं। ऐसा सुंदर चित्रण इस लेखक ने इस प्रसंग में किया है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेज महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू में डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, इसे प्रसंग में हम देख रहे हैं कि लेखक शिवमंगल सिंह ने यहाँ बहुत सुंदर चित्रण किया है कि जब दादी माँ का स्नेह कितना है कि उनको गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद हैं। ये दादी माँ का अपनी दीर्घ जीवन का अनुभव है और वो अनुभव के द्वारा अनेक चीजें, उन्हें दवाइयों के नाम याद हैं। और गांव में कोई बीमार हो जाए, अपने घर का ही बच्चा नहीं, पूरे गांव का कोई बच्चा बीमार आ जाए उसके पास जाती हैं, वही काम करती हैं, हाथ से छूती हैं, माथा छूती हैं, पेट छूती हैं और फिर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया और ये सब चीज़ों की जानकारी उनको रहती है। और उन्हें ये पता है कि किस समय हमें क्या क्या गांव के साधारण उपचार करने चाहिए, जैसे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार है, गुग्गल है, धूप है। सफाई का वो बड़ा ध्यान रखती है। आजकल स्वच्छता अभियान हमारे देश में चल रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दादी माँ घर की साफ सफाई में कितना ध्यान रखती है। दवा में यदि देर हो जाए या मिश्री या शहद खत्म हो जाए और चादर के गिलाफ नहीं बदले जाएं तो मान लो वो लेखक कहता पागल हो जाती है। ये स्वच्छता की चीज है। अब लेखक यहाँ अपनी एक बात कर रहा है, बुखार तो दादी के समय भी आता था और दादी का आश्रय पाकर के बुखार के अंदर उनका जो प्रेम था, उनका जो सेवा भावना थी। आज जब मुझे वो कहता बुखार आता है तो डॉक्टर आते हैं, नाड़ी देख लेते हैं, कुनैन और मिक्सर की शीशी से बुखार भी उतर जाता है। लेकिन आज वो स्नेह प्रेम नहीं है जो दादी का स्नेह प्रेम मिलता है। तो बहुत सुंदर दादी के स्नेह प्रेम का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। किशन भैया की शादी ठीक हुई।
दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दो की रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे। तेरी आंख में तो शर्म तो है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। बच्चों, इसे प्रसंग में हम देख रहे हैं कि लेखक जब एक बार बाहर से आता है और वे देखता है कि दादी माँ किसी से बातचीत कर रही है, और दादी माँ की जो बात हो रही है वो ये देखता है कि रामी की चाची वहाँ खड़ी हुई है और रामी की चाची से दादी माँ की बातचीत हो रही है। दादी माँ ने कुछ पैसे उनको दिए हैं और वो देने कह रही है, जब फसल आएगी तब दे देंगी। पीछे चित्र में हमने देखा था कि दादी माँ के सामने वो रामी की चाची खड़ी थी और अपनी बातचीत कह रही थी। अभी हम इस प्रसंग में आगे पढ़ेंगे कि इस प्रसंग में देखेंगे कि दादी माँ कैसे रामी की चाची की सहायता कर रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहाने आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में राम की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलो, दूधो, नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, पुरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों, इस प्रसंग में हमने देखा कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब रामू की चाची से उस दादी का प्रसंग चल रहा था और उस प्रसंग में दादी माँ पैसे लेने के लिए कह रही थी, परंतु वो बार बार कह रही थी कि जब फसल आएगी तब मैं दे दूंगी। लेकिन दादी माँ का स्नेह प्रेम देखिए। उस गरीब महिला के घर वो जाती हैं पीछे से, और जो पहले के रुपए हैं वो भी छोड़ देती हैं, और उसकी बेटी की शादी है और उसकी शादी में जाकर के अपनी ओर से 10 रुपए देकर के आ जाती हैं। जब उनका लेखक उस गली से निकलता है तो वह गरीब महिला उसको आशीर्वाद देती है। कितनी महान है दादी माँ। तब उसे पता लगता है कि दादी का जीवन कितना महान है। एक समय जो उसे डांट रही थी, दूसरे समय उसी की सहायता कर रही है, सहयोग कर रही है। ये दादी की दया भावना का दर्शन यहाँ होता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं।
मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता। लेखक ने इस प्रसंग में बच्चों ये समझाया कि दादी माँ का जो आश्रय है, छोटे में जब हम होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे लेखक अपनी शादी का प्रसंग में कह रहा है कि वहाँ जाके सो गया, आयु में बड़ा था और उन्हें महिलाओं ने आके देख लिया तो दादी माँ के पास आ गया और दादी माँ ने अपना आश्रय दिया। और लेखक ने एक बात बड़ी खास कही कि छोटी अवस्था में कहीं कोई गलती हो जाती है तो हम दौड़ करके दादी माँ के पास आ जाते हैं और हमें मिलता है कि हमारी गलतियों को दादी माँ छिपाएगी और हमें प्रेम भी करेगी और वहाँ आके हम निर्भय हो जाएंगे। तो दादी माँ का जो आश्रय है, ये निर्भयता का, निडरता का, प्रेम का आश्रय है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहे। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जाने जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। बच्चों, इस प्रसंग में हमने देखा कि लेखक ने दादी माँ का एक भाव व्यक्त किया कि उसके दादाजी हमेशा कहा करते थे कि पहले जीवन में कौन आगे पीछे जाता है, मृत्यु तो सबके लिए है। लेकिन दादाजी के जाने के बाद दादी माँ उदास क्यों हो गई थी। बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो आकर के घर में आते थे, मिलते जुलते थे, बड़ी बड़ी बातें कहते थे। लेकिन आज जब दादाजी चले गए, दादी माँ रह गई, तो उन मित्रों ने आना छोड़ दिया। वास्तव में हम संसार में देखते हैं कि सुख में तो सब आते हैं, बड़ी बड़ी मित्रता दिखाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय, दुख के समय जो हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। ये भाव कवि ने दादी माँ के माध्यम से यहाँ प्रकट किया है। ये हमें जीवन में जानना चाहिए। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाली की शीतल हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछा। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना
भी नहीं खाया है ना। चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस प्रसंग में बच्चों हमने देखा कि घर में कोई भी आपत्ति आ जाती है, उसमें दादी माँ कैसे सहयोग करती है। लेखक ये बता रहे हैं कि जब पिताजी के पास एक संकट आया, मुसीबत आई और पैसे का अभाव हो गया, क्योंकि लोगों ने दादाजी की मृत्यु के समय बहुत सारा पैसा उनकी तेरहवीं में खर्च करा दिया था, तो धन का अभाव हो गया। उस अभाव की घड़ी में दादी माँ अपना सोने का आभूषण लेकर के आई और उन्होंने कहा, इससे घर के काम पूरा करो। तो देखो, ये भारतीय समाज में महिलाओं का कितना परिवार में योगदान है कि घर में विपत्ति आने पर वो अपने स्वर्ण के आभूषण भी दे देती हैं। तो दादी माँ के इस जीवन के द्वारा ये बच्चों शिक्षा दी गई है कि परिवार में सब मिलकर के कैसे रहते हैं, और सबसे बड़ा योगदान तो दादी माँ का ही होता है। सचमुच मुझे दादी माँ शाब्रत देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चीटी सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस पाठ के अंतिम प्रसंग में हम देख रहे हैं कि लेखक भाव विवल हो जाता है और वो यहाँ कहता है कि मैं खिड़की पर बैठ गया था। हाथ में जब किशन भैया का पत्र मिला तो लेखक ये चिंतन कर रहा है कि ये मेरी दादी माँ है और कैसे वो सारे परिवार को जोड़ के रखती थी, कैसे सबकी सहायता करती थी, कैसे गरीबों की मदद करती थी। परिवार के लिए उन्होंने अपने कंगन निकाल के हाथ में कैसे दिए थे, ये सब चीज़ें चिंतन करता है और देख रहा है कि अब तो ये काली चीटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही हैं। विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? दादी माँ आज संसार में नहीं है। मेरी दादी माँ भी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हर दादी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना करती हैं। तो इस पाठ में लेखक ने दादी माँ के जीवन के द्वारा हमें पुरानी विस्मृतियों से जोड़ा है और बहुत सारे प्रसंग को लिखा है। लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने बहुत सुंदर चित्रण इस पाठ में किया है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें जो शिक्षा मिली है उसको हम जीवन में धारण करें और इसमें दादी माँ के आज भी बहुत सारे संबंध हैं। जिन बच्चों की अपनी दादी माँ हैं वो उनके पास बैठे, उनसे कहानियाँ सुने, उनसे बातचीत करें। आज कोरोना का समय है, बहुत सारा समय आपके पास में है। अपनी दादी माँ के पास बैठ करके उनसे जीवन की बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, इस पाठ का जो अभ्यास है वो मैं आपको अलग से दे दूंगा, वहाँ से प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में उतार लें और इस पाठ को बार बार पढ़ें, अभ्यास करें और उच्चारण करने का शुद्ध अभ्यास करें। इसके कठिन शब्दों को नोट कर लें। जब हम विद्यालय के अंदर कक्षा में मिलेंगे तब इस पाठ पर और चर्चा करेंगे और उसमें इसके कठिन शब्दों का निवारण भी करेंगे। धन्यवाद।